कि बनेगा नायाब हीरा तू, जरा सा ठोकरे तो खा। समझ पाओगे खुद को तुम तभी जब दर्द चीखेगा। मुसीबत में मुस्कुराकर सफल होना किसे कहते। समय आने तो दो साहब, जवाना हमसे सीखेगा, जवाना हमसे सीखेगा। जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं प्रियांशु तिवारी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीतापुर फिजिकल एकेडमी में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपका जो आर्मी अग्निवीर का एग्ज़ाम है, जो कि अग्निवीर जीडी WMP जितनी भी ट्रेड्स आती हैं, सबका जो एग्ज़ाम है वो 22 अप्रैल से स्टार्ट है। तो साथियों, आप सभी लोगों के बीच मात्र 22 दिन में जो साइंस का पोर्शन है उसको हम कंप्लीट करवाएंगे, और बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही शॉर्ट तरीके से। और जो कि साथियों, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ वही चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा में बेहद आवश्यक होते हैं और कहीं ना कहीं वह पूछे जाते हैं। तो साथियों, आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जो साइंस का पोर्शन है, हमारे कुंवर सर आप सभी के समक्ष आने वाली 1 तारीख मतलब कल से साथियों, मतलब आज वीडियो बन रही, कल आप तक पहुंच जाएगी। तो कल से आप सभी लोगों को रेगुलर क्लासेस मिलती रहेंगी। तो साथियों, आप सभी लोग इन पूरी क्लासेस को जरूर ज्वाइन करना। अब हम कुंवर सर को बुलाना चाहेंगे, वो आप सभी लोगों को पूरी डिटेल्स देंगे। जी कुंवर सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार साथियों, मैं हूं कुंवर और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका सीतापुर फिजिकल एकेडमी पर। जैसा कि सर ने बताया कि हम लोग साइंस की फाउंडेशन बैच को लॉन्च कर रहे हैं आज, और यह बैच जो है हमारा 22 अप्रैल टारगेट रहेगा। हमारा टारगेटेड बैच है 22 अप्रैल को, आप सब देख पा रहे होंगे थंबनेल में यहाँ पर। 22 अप्रैल को हम लोग फोकस कर रहे हैं कि आपका पेपर, या आप सब जानते हैं पढ़ना बहुत है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप 22 तारीख को पेपर को ना कर पाएं। इसलिए हम चाहते हैं इसको बहुत ही सटीक तरीके से, प्रिसाइज वे में इस बैच को, और ऐसा भी नहीं है कि हम लोग ऐसा बिल्कुल थोड़ा थोड़ा छू के निकल जाएं, ऐसा नहीं है। हम लोग फाउंडेशन है तो थोड़ा सा डीप भी जाएंगे, लेकिन पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग एग्जाम पैटर्न को देखते हुए ही चलें। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले कि क्या है ये। देखिए, साइंस का बैच है, ठीक है। साइंस के बैच में हम लोग जिस मेन स्पेशल टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वो है हमारा बायोलॉजी का पोर्शन। आप सब जानते हैं बायोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले जिस चीज को लॉन्च करें वो है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी आज हम शुरू कर रहे हैं अपना आर्मी साइंस का बायोलॉजी, और जिसमें आप देख पाएंगे। अच्छा, मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि आप लोग ध्यान दीजिए, पहले मैं आपको दिखा दूं कि सिलेबस में पढ़ना क्या है। मैं बिल्कुल थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से आपको बताऊंगा, बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैं आपको बताऊंगा। आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर स्क्रीन पर जो हम लोगों को पढ़ना है वो सामान्य विज्ञान के, आप सब जानते हैं 15 क्वेश्चंस आते हैं, और 15 क्वेश्चंस में जो जीव विज्ञान का पोर्शन है उनमें हम लोगों को जो पढ़ना है वो है कोशिका। और कोशिका के अंदर जो चीज हमको पढ़नी है उसका सामान्य परिचय रहेगा, खोज रहेगी, सबसे बड़ी, सबसे छोटी, लंबी, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रिका, है ना, इसके अलावा गालिका, तारका, इस टाइप की चीजें हमको क्या नाम है इसका, कोशिका के अंदर पढ़ना है, ठीक है। तो दूसरा जो हमारा जो पार्ट रहेगा उसमें हम लोगों को आनुवंशिकी पढ़ना है। आनुवंशिकी, इसमें हम लोगों को पढ़ना है आनुवंशिकी और विटामिन। आनुवंशिकी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे मेंडल का सामान्य नियम, DNA, RNA, गुणसूत्र। विटामिन में हम लोग रासायनिक नाम, प्रमुख स्रोत, रोग और खोजकर्ताओं को पढ़ेंगे। इसके अलावा जो हमको पढ़ना है वो है मानव रोग, जिसमें हम लोगों को जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ, है ना, जनित रोग और आनुवंशिक रोगों को पढ़ना है। और रक्त परिसंचरण तंत्र में हम लोगों को देखना है AB रक्त समूह, सर्वदाता, सर्वग्राही, ABO, है ना, इस टाइप के। और प्लेटलेट्स और हृदय भी हम लोग इसी चैप्टर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्लांट से। प्लांट्स का मतलब पादप या पौधे, है ना, प्रकाश संश्लेषण इसमें पढ़ना है हमको, और जंतु और पादप का वर्गीकरण पढ़ना है। इसके अलावा हम लोग जिस चीज को पढ़ेंगे वो है मानव शरीर, जिसमें हम लोगों को ज्यादा, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पाचन तंत्र, कंकाल तंत्र, तंत्रिका तंत्र, है ना, श्वसन तंत्र, ग्रंथियां, जनन, उत्सर्जन तंत्र, और इस टाइप की बहुत सारी अन्य चीजें जो कोशिकाओं के विखंडन से रिलेटेड होगी। इसके अलावा जो हमारे पास है इतना ही हम लोगों को इस सिलेबस में पढ़ना है। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं। और जहां से हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि हम लोग फाउंडेशन बैच पढ़ रहे हैं, तो हम सबसे पहले चाहेंगे कि आपको बता दें कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, और बायोलॉजी इसका सामान्य नाम क्या है, किसने खोज की, कितने पार्ट हैं, है ना, ये सब चीजों को एज इट इज हम लोग देखेंगे यहाँ पर। हालांकि मैंने आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करने के बाद एक PDF तैयार की है, जिसमें आप लोगों को चित्र के माध्यम से बहुत सारी चीजें ऐसे ही क्लियर होने वाली हैं। तो देखिए, आज हम शुरू कर रहे हैं अपना टॉपिक जो है हमारा। इसमें हमसे पूछा गया, हमारे पास जो लिखा हुआ है वो है बायोलॉजी। बायोलॉजी का आप सब मतलब जानते हैं। बायो इसको 2 पार्ट में आप चाहें तो यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं। बायो का मतलब जीव,
या प्राणी, है ना। और लॉजी का मतलब किसी चीज का अध्ययन करना, है ना। बायोलॉजी का मतलब है किसी चीज का जो कि जीव है उनका अध्ययन करना, लॉजी अध्ययन करना, और बायो का मतलब जीव, तो जीवों का जिसमें अध्ययन करेंगे वो क्या कहलाएगी, बायोलॉजी। अच्छा, यहीं से एक क्वेश्चन कई बार आपसे पूछ लेता है कि जरा भैया बताइए हमको, जो बायोलॉजी के पिता हैं, बायोलॉजी के पिता हैं उनको किसको कहा जाता है। तो आपको मैं बताता चलूं, बायोलॉजी के जो पिता हैं वो अरस्तु हैं, अरस्तु जी को ही बायोलॉजी का पिता कहा जाता है। आपको एक चीज मैं बताऊं, जब ये बायोलॉजी हमारा बना तो अरस्तु जी उन्होंने माना कि जो प्राणी मात्र है या जो जीव हैं सिर्फ हमारे बायोलॉजी के अंतर्गत आते हैं, प्राणी या जानवर जो भी हैं वही हमारे बायोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ऐसा बाद में जब ये इसका और विकास हुआ तो हमने इस बायोलॉजी को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक पार्ट हमने रखा जूलॉजी का और एक पार्ट रखा हमने बॉटनी का। एक पार्ट रखा जूलॉजी का और दूसरा बॉटनी का। तो जूलॉजी क्या है, जिसमें हम लोग प्राणियों का अध्ययन करेंगे, जीवों का अध्ययन करेंगे, या इसको हम लोग हिंदी में प्राणी शास्त्र भी कहते हैं। आप लिख लो यहां पर प्राणी शास्त्र, क्या बोलेंगे इसको, प्राणी शास्त्र। जूलॉजी को क्या बोलेंगे, प्राणी शास्त्र। और बॉटनी किसको बोलेंगे, बॉटनी का मतलब हो जाएगा वनस्पति शास्त्र। क्या हो जाएगा, वनस्पति शास्त्र, वनस्पति शास्त्र। देखिए क्या है ना कि जो जीव, जो प्राणी एक जगह से हट के दूसरी जगह स्थानांतरण कर सकते हैं, यानी कि उन जीवों को हम लोग जूलॉजी के अंदर रखेंगे। लेकिन जो जीव स्थानबद्ध तरीके से गति करते हैं, यानी कि वो एक जगह से हट करके दूसरी जगह नहीं जाते हैं, उनको हम लोग बॉटनी, यानी कि जैसे आप जानते हैं पेड़ पौधे हैं ना, इनको हम लोग रखेंगे किसमें, बॉटनी में। किसमें रखेंगे, बॉटनी में। तो अच्छा, यहां से एक चीज और देख लीजिए, जैसे आपसे पूछा गया बायोलॉजी के पिता, तो आपने कहा अरस्तु। आपसे पूछा जाए जूलॉजी के पिता कौन है, तो बायोलॉजी के पिता, चूंकि उन्होंने प्राणियों को, जानवरों को इस शाखा में डाला हुआ था, तो वही शाखा में हम लोग जूलॉजी के अंतर्गत प्राणियों को ही पढ़ते हैं। तो उसकी भी खोज, या कह लीजिए उसके भी पिता कौन कहे जाएंगे, अरस्तु कहे जाएंगे। कौन कहे जाएंगे, अरस्तु कहेंगे। आप लिख लीजिए इनको, अरस्तु को ही बायोलॉजी और जूलॉजी का पिता कहेंगे। क्लियर है सभी को, अरस्तु को ही जूलॉजी और बॉटनी का पिता कहेंगे। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए जरा, बॉटनी के पिता कौन है, बॉटनी के पिता कौन है। तो आप इनका नाम याद रख लीजिए। जो बॉटनी के पिता हैं, बॉटनी के पिता वो हो जाएंगे थियोफ्रस्टस। कौन हो जाएंगे, थियोफ्रस्टस। कौन हो जाएंगे, थियोफ्रस्टस, है ना। बॉटनी के पिता कौन हो जाएंगे, थियोफ्रस्टस। किसका अध्ययन करेंगे, वनस्पतियों का, पादप का। पादप थोड़ा सा अजीब नाम है, लेकिन आप प्लांट्स याद कर लीजिए, पौधों को पादप कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। अरस्तु ने किसकी खोज की, बायोलॉजी की। और जूलॉजी की भी खोज किसने की, अरस्तु जी ने ही की। और बॉटनी की खोज किसने की, थियोफ्रस्टस ने। आपको चित्र के माध्यम से दिखा भी देता हूं। यहाँ पर हमारे पास ये अरस्तु साहब हैं, यहाँ पर आप लिखना चाहो तो यहाँ लिख लीजिए अरस्तु। ये कौन है, अरस्तु। अंग्रेजी में इनको क्या बोलते हैं, अरिस्टोटल। क्या बोलते हैं, अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ये किसके पिता हैं, जूलॉजी के और बायोलॉजी के। और थियोफ्रस्टस किसके पिता रहेंगे, थियोफ्रस्टस। थियोफ्रस्टस, थियोफ्रस्टस किसके पिता रहेंगे, बॉटनी के। चलिए, मेरे ख्याल से ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग आते हैं अपने मेन मुद्दे पर, जो कि हमको पढ़ना है। हमारा जो मेन मुद्दा है इस वाले में, वो हमको पढ़ना है कोशिका। क्या पढ़ना है, कोशिका। कोशिका जब पढ़ ही रहे हैं तो पहले तो मैं इसको हिंदी में लिखा हुआ है, तो आप अंग्रेजी में लिख लीजिए सेल। सेल का मतलब होता है कोशिका। सेल का क्या मतलब होता है, कोशिका। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि जरा बताइए हमको, जो कोशिका है उसकी खोज किसने की, कोशिका की खोज किसने की। तो आप आंसर लिख लीजिए, रॉबर्ट हुक ने की। किसने की, रॉबर्ट हुक ने। कब की, 1665 में। कब की, 1665 में। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की, कोशिका की। चलिए, अच्छा, याद करना थोड़ा सा टफ हो सकता है आपके लिए, तो मैं कुछ जुगाड़ बता देता हूं आपको। देखिए, ये लिखा हुआ है रॉबर्ट हुक। कोशिका ना शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। क्या मतलब है सर, पहले डिटेल में बता देता हूं आपको। एक चीज समझिए, जैसे आप मकान बनाते हैं, मकान बनाते हैं तो आपको जिस चीज की, जिस पर आप खड़ा करते हैं मकान, वो होती है ईंट। ईंटों से ही बनकर बनता है मकान। इसी प्रकार से जो कोई भी जीव है, मानव है, जानवर है, या कोई भी संसार में पाया जाने वाला जीव, वो बना होता है किससे मिलकर के, किससे मिलकर के, कोशिकाओं से। किससे मिलकर के, कोशिकाओं से। और कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। अब देखिए बात को, कोशिका है क्या,
मैं आपको ऐसे बताता हूँ, जैसे ये आपका शरीर है, आपके हर एक प्रत्येक शरीर का एक एक टुकड़ा मिलके बना है हजारों असंख्य कोशिकाओं से। और रॉबर्ट हुक एक बार एक कॉर्क थी, कॉर्क आप समझ लीजिए कि इस टाइप की एक बोतल थी। बोतल में पहले कांच की जो बोतल होती थी उसमें जो उसको बंद करने के लिए ना लकड़ी का एक कॉर्क यूज करते थे। क्या यूज करते थे? कॉर्क। लकड़ी के कॉर्क का उन्होंने क्या किया? विश्लेषण किया। लकड़ी के इस बोतल में लगने वाले कॉर्क का विश्लेषण किया तो उनको कुछ रिजल्ट्स जो देखने को मिले वो इस टाइप के थे। ये उनकी आप देख सकते हैं यहाँ पर सूक्ष्मदर्शी आपको दिख रही होगी, लेकिन लाइटिंग ज्यादा है आई थिंक, तो आपको हो सकता है क्लियरली विजुअल ना हो, लेकिन आप देखिएगा ये इस टाइप की उनकी एक सूक्ष्मदर्शी थी। और इस सूक्ष्मदर्शी को जब उन्होंने कॉर्क के सामने रख करके देखा तो उनको कुछ इस तरीके की संरचनाएं दिखाई दी। ये संरचनाओं को मैं इधर आपको और जूम करके दिखा देता हूं। ये जो संरचनाएं दिख रही हैं ये इनको रॉबर्ट हुक को एकदम ये कह लीजिए कि जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उस आकार की इनको दिखाई दी। तो इन्होंने जब देखा कि ये जो कॉर्क है, कॉर्क की जो सेल है ये कैसे दिखाई दी? मधुमक्खी के छत्ते के आकार में। तो मधुमक्खी के छत्ते के आकार में इन्होंने देखा किस चीज को? कोशिकाओं को। किसकी? प्लांट्स की। एक पौधा या कह लीजिए प्लांट का छाल या जो भी आप समझिए कॉर्क में लगता है लकड़ी का, उसको उन्होंने देखा इसमें। तो उन्होंने जब इसको देखा तो उनको एक चीज नजर आई, इसमें कई सारे कमरे जैसे दिखाई दिए इनको जब कमरे जैसे दिखाई दिए ना तो इन्होंने एक चीज बोल दी इसको। इन कमरों को, ये जो छोटे छोटे आप यहाँ कमरे देख पा रहे होंगे मधुमक्खी के छत्तों के आकार के, इसको इन्होंने पता है अपने हिसाब से इसको साइट बोल दिया। क्या बोल दिया? साइट बोल दिया। क्या बोला? साइट। अंग्रेजी में भी मैं लिख देता हूं, इसको उन्होंने क्या बोल दिया? साइट। और साइट का मतलब इन्होंने दिया कमरा, छोटा कमरा, इसको उन्होंने साइट बोल दिया। और यहीं से हमारी विज्ञान जो हमारा एग्जामिनर है वो सेट कर देता है क्वेश्चन, बताइए कोशिका के अध्ययन को क्या कहेंगे? तो आप याद रखिएगा, कोशिका के अध्ययन को क्या कहेंगे? साइटोलॉजी। क्या कहेंगे? साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को क्या कहेंगे? साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाएगा? साइटोलॉजी। आपसे ये पूछता है कि बताइए कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आप याद रखिएगा क्या कहेंगे? साइटोलॉजी कहेंगे। क्या कहेंगे? साइटोलॉजी। अच्छा, ये तो बात हो गई हमारी कोशिका से। इसके बाद में जब कोशिका को और डेवलप किया गया तो हमारी कुछ चीजें और बात समझ में आई। उन्होंने जिस कोशिका को खोजा था वो थी प्लांट सेल। प्लांट सेल का मतलब पौधे की, लेकिन वो जो कोशिका थी वो मृत कोशिका थी। अच्छा, मृत कोशिका को आपसे एक बार क्वेश्चन आर्मी जीडी के पेपर में पूछा गया, ये बताइए भैया जो मृत कोशिका है उसको कहते क्या है? आप लिख लीजिए आंसर पहले तो इसका। आप इसका आंसर लिखिए। जो मृत कोशिका है, मैं एक पेज ले लेता हूं यहां पर। जो मृत कोशिका है, मृत कोशिका, जो मृत कोशिका है इसको क्या कहा जाता है? तो आप आंसर लिख लीजिए नेफ्रोसिस। क्या बोलते हैं? नेफ्रोसिस। नेफ्रोसिस। मृत कोशिकाओं को क्या कहते हैं? नेफ्रोसिस। सर मृत कोशिकाएं कहाँ मिलेंगी? अरे जैसे आपका नाखून है ना, जो आगे निकला होता है, पका हुआ है ना, उसको बोलते हैं मृत कोशिकाएं। जैसे सींग हो गया है ना, जो चीजें अब निर्जीव हो चुकी होती हैं उनको बोलते हैं मृत कोशिकाएं। लेकिन मनुष्य में जुड़ी हुई है तो वो कोशिकाओं से ही मिलकर बना हुआ है। लेकिन मृत कोशिकाओं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? सर नेफ्रोसिस कहेंगे। क्या कहेंगे? नेफ्रोसिस कहेंगे। क्या कहेंगे? नेफ्रोसिस कहेंगे। मृत कोशिकाओं को क्या कहेंगे? नेफ्रोसिस। वापस आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। ये है प्लांट सेल जिसको उन्होंने खोजा था। लेकिन हमको जरूरत है, हम बायोलॉजी का फाउंडेशन बैच पढ़ रहे हैं तो हम चाहते हैं कि आप ये भी जानें कि लाइव कोशिका यानी कि जिंदा कोशिका की खोज किसने की। तो यहां से आप याद रखिए एक नाम। ये किसकी? ये अच्छा, ये देखिए, ये प्लांट सेल किसने खोजा? प्लांट सेल खोजा रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने। और जिंदा कोशिका की खोज की थी लीवेनहॉक ने। किसने? लीवेनहॉक ने। किसने खोज की? लीवेनहॉक। कैसे याद रखेंगे? सर लाइव का मतलब जिंदा होता है, लाइव का मतलब जिंदा, और लाइव से याद रख लीजिए लीवेनहॉक। अगर आप पूरा नाम भी याद करना चाहें तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, एंटोनी वान लीवेनहॉक। एंटोनी वान लीवेनहॉक। तो जिंदा कोशिका खोज किसने की? एंटोनी वान लीवेनहॉक। मृत कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। किसने की? रॉबर्ट हुक ने। अच्छा, ये बात तो क्लियर हो गई। अब देखिए हमारे पास एक इसके बाद जब इसका विकास हुआ कोशिकाओं का, कोशिका को जब और पढ़ा गया
विश्लेषण किया गया तो एक थ्योरी निकल के आई, सेल थ्योरी। क्या निकल के आई? सेल थ्योरी। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये लिखी हुई है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी का हिंदी मतलब होता है कोशिका सिद्धांत। क्या होता है? कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत। पहला तो क्वेश्चन यहीं से पूछ लेगा आपको, बताइए जरा कोशिका सिद्धांत दिया किसने है? तो आप आंसर भी नोट कर लीजिए इसका। कोशिका सिद्धांत को दिया था स्लाइडेन और स्वान ने। किसने दिया था? स्लाइडेन एंड स्वान ने। किसने? स्लाइडेन और स्वान ने। चलिए, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन और स्वान ने। कोशिका सिद्धांत क्या कहता है? कुछ नहीं, जो नॉर्मल बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले की वही बात कहता है। कोशिका सिद्धांत कहता है कि आपका शरीर कोशिकाओं से मिलने से बना है। कोशिकाओं के मिलने से कौन बना है? आपका शरीर। यानी कि जो भी, चाहे आपका शरीर एक कोशिका, चाहे कोई भी जीव हो, वो या तो एक कोशिका से बना होगा या अन्य कई सारी कोशिकाओं से मिलके बना होगा। इसमें लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूं। अ थ्योरी दैट ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। एक या एक से अधिक सेल से मिलने के बनने से बनता है कौन चीज? कोशिका बनती है। और इसी को द फंडामेंटल, इसी को बेस, मूल, आधार कहा जाता है, यूनिट ऑफ लाइफ, जिंदगी की। और दैट व्हिच ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी जो पहले से ही उपस्थित कोशिका है उसी से बनती है हमारी अगली कोशिकाएं, और उन्हीं के मिलने से ही हमारा कौन बनता है? शरीर बनता है। तो हमने सेल थ्योरी में क्या पढ़ा? सेल थ्योरी कुछ नहीं है, बस सिर्फ आप नॉर्मल आप ऐसे याद रखिए कि जो भी आपका शरीर है वो कोशिकाओं से मिलने से ही बनता है। वो कोशिका एक हो सकती है या एक से कई सारी अधिक भी हो सकती है। ठीक है, तो कोशिका सिद्धांत में हम लोगों ने क्या देखा कि कोशिकाओं में शरीर कई सारी कोशिकाओं या एक कोशिका से, आपने देखा होगा यूकैरियोटिक कोशिका है ना, प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका में वो जीव आएंगे है ना जिसमें एक ही लगभग पाई जाएगी, या अन्य कोशिकाओं में अन्य चीजें उपस्थित नहीं होंगे केंद्र के अलावा, है ना। इस टाइप की चीजें हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो कोशिका सिद्धांत दिया किसने? स्लाइडेन और स्वान ने। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन और स्वान ने। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। मृत कोशिकाओं को क्या कहेंगे? नेफ्रोसिस कहेंगे। कोशिका की खोज कब की गई? 1665 में। पूछा जाए बायोलॉजी के पिता कौन है? तो अरस्तु। जूलॉजी के पिता कौन है? तो भी अरस्तु। पूछा जाए बॉटनी के पिता यानी कि वनस्पति शास्त्र के पिता कौन है? तो हो जाएंगे थियोफ्रस्टस। क्लियर है यहां तक सबको? चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब आगे, जिसको हम लोगों को मेन टॉपिक जिसको हमको पढ़ना है। यहां से कोशिका जब हम पढ़ रहे हैं तो आपसे वो शुरुआत में ही मैंने आपको दिखाया था, वहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे बड़ी कोशिका कौन है, सबसे छोटी कोशिका कौन है, लंबी कोशिका कौन है, संसार में सबसे छोटी कौन है, संसार में सबसे बड़ी कौन है। तो हम लोग यहीं पर इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आप याद रखिए, संसार में सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा की। किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा की। माइकोप्लाज्मा। आप लोग इन चीजों को नोट करते रहिएगा। सबसे छोटी कोशिका किसकी होगी? माइकोप्लाज्मा की। किसकी होगी? माइकोप्लाज्मा की। माइकोप्लाज्मा एक बहुत सूक्ष्म जीव होता है जिसकी कोशिकाएं सबसे छोटी होती हैं। सबसे छोटी का मतलब है संसार में सबसे छोटी, यानी इससे छोटी और अन्य कोई कोशिका नहीं होगी। चलिए, ये क्वेश्चन आई थिंक सबको क्लियर हुआ होगा कि माइकोप्लाज्मा को क्या बोलेंगे? माइकोप्लाज्मा एक जीव है जो कि सबसे छोटी कोशिका वाला जीव है। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जरा ये बताइए कि जो सबसे बड़ी कोशिका है वो कौन सी है? तो सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। कौन होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका कौन कही जाएगी? शुतुरमुर्ग के अंडे की। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि शुतुरमुर्ग जो इतना बड़ा तरबूज जैसा दिख रहा है, क्या ये कोशिका सबसे बड़ी है? ऐसा है? ऐसा नहीं है। दरअसल बात यह है, जो शुतुरमुर्ग का अंडा है उसमें पाई जाने वाली कोशिकाएं सबसे बड़ी होती हैं। याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि शुतुरमुर्ग एक पूरी कोशिका है, शुतुरमुर्ग का अंडा एक पूरी कोशिका है, ऐसा नहीं है। शुतुरमुर्ग के अंडे में पाई जाने वाली कोशिकाएं सबसे बड़ी होती हैं और ओवरऑल सबसे बड़ी होती हैं। इट मीन्स कि पूरे संसार में सबसे बड़ी कोशिका किसकी पाई जाएगी? शुतुरमुर्ग के अंडे की। और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की। क्या ये बात मैं क्लियर कर पाया हूं आपको? चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये बताइए कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो आप आंसर याद रखिए, जो न्यूरॉन होती है, न्यूरॉन, न्यूरॉन का मतलब है तंत्रिका।
इसको हिंदी में बोला जाता है तंत्रिका। क्या कहेंगे? हिंदी में इसको बोलेंगे तंत्रिका, ठीक है। न्यूरॉन को हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका। इसी को और हिंदी में स्नायु भी बोला जाता है, इसके अलावा स्नायु बोलते हैं, है ना। न्यूरॉन को क्या बोलते हैं? तंत्रिका बोलेंगे। ये सबसे लंबी कोशिका होती है। कैसी कोशिका होती है? सबसे लंबी। कैसी रहेगी? सबसे लंबी। सबसे लंबी कोशिका किसकी रहेगी? न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका, जिसको आप स्नायु भी बोलते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि ये बताइए मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका किसकी है? मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका किसकी है? तो आप याद रखिएगा, जो मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका होगी वो होगी आरबीसी की। किसकी होगी? आरबीसी की। मानव शरीर में जो सबसे छोटी कोशिका होगी वो किसकी होगी? आरबीसी की। किसकी होगी? आरबीसी की। आरबीसी का मतलब रेड ब्लड कार्पसल्स। रेड ब्लड कार्पसल्स। आरबीसी मानव शरीर में जो रक्त होता है आप सब जानते हैं, उसमें पाया जाता है क्या? आरबीसी। और आरबीसी, जो आरबीसी में पाई जाने वाली कोशिकाएं रहेंगी वो कैसी रहेंगी? सबसे छोटी रहेंगी। 1 मिनट सर, हमने तो स्पर्म भी पढ़ के रखा हुआ है, ये भी तो सबसे छोटी कोशिका है। और कई जगह लिख के आता है, आप टिक करके आते हैं और सही भी हो जाता है। दरअसल बात यह है, मानव शरीर में पूछा जाए सबसे छोटी कोशिका है तो आरबीसी टिक करेंगे। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि मानव शरीर में सबसे छोटी जनन कोशिका कौन सी होगी, मानव शरीर में सबसे छोटी जनन कोशिका कौन होगी, तो आप यहां पर अब आपको आंसर करना है स्पर्म। क्या आंसर करना है? स्पर्म। स्पर्म का मतलब होगा शुक्राणु। क्या होगा? शुक्राणु। मेल में पाया जाने वाला शुक्राणु जो है वो सबसे छोटी कोशिका रहेगी। मेल में पाया जाने वाला शुक्राणु कैसी कोशिका रहेगी? सबसे छोटी कोशिका रहेगी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, चलो ये तो बात क्लियर हो गई कि मानव में पाया जाने वाला शुक्राणु या स्पर्म जो है वो सबसे छोटी कोशिका है, लेकिन वो जनन कोशिका है। तो आप ये भी बता दीजिए हमको कि जो सबसे बड़ी मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जनन कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जनन कोशिका जो होती है वो होती है ओवम। क्या होती है? ओवम। ओवम का मतलब होता है अंडाणु। क्या होता है? अंडाणु। ये आप सब जानते हैं, मादा में पाई जाने वाला जो पाया जाने वाला अंडाणु है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। अब आपको 3-4 चीजें क्लियर कर देता हूं मैं। पिछला हमने पढ़ा सबसे छोटी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका किसकी रहेगी? सबसे छोटी कोशिका किसकी रहेगी? सबसे छोटी कोशिका रहेगी माइकोप्लाज्मा की। किसकी रहेगी? माइकोप्लाज्मा की। अभी हमने पिछली बार स्लाइड में पढ़ा माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव रहेगा, एक कोशिका जीव। और इसके बाद मैंने पूछा कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी रहेगी, तो आपने कहा सर शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिकाएं रहेंगी। मैंने पूछा आपसे सबसे लंबी कोशिकाएं किसकी रहेंगी? सबसे लंबी कोशिकाएं किसकी रहेंगी? तो मैंने कहा न्यूरॉन की रहेंगी। किसकी रहेंगी? न्यूरॉन की। न्यूरॉन का मतलब तंत्रिका, जो आपके शरीर में फैली हुई जाल है इसको बोलते हैं तंत्रिका, है ना। तो तंत्रिकाओं की कोशिकाएं सबसे लंबी रहेंगी। और सबसे छोटी कोशिका मानव शरीर में पूछी जाएगी तो आप आरबीसी टिक कर देंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सर बताइए मानव शरीर में सबसे छोटी जनन कोशिका कौन सी होती है, तो आप कहेंगे सर शुक्राणु हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका लेकिन जनन कोशिका कौन सी है, तो आप कहेंगे सर अंडाणु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंडाणु हो जाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट। देखिए जो हम लोग जो मेन मकसद है हमारा वो हम पढ़ेंगे इसमें कोशिका को। तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं अपनी कोशिका को। तो आप सब जानते हैं जो कोशिका है इस टाइप से एक, ये मैं जिस कोशिका को दिखा रहा हूँ ये आपकी जो एनिमल सेल है, एनिमल का मतलब है प्राणी जीव की जो है ये कोशिका है। और ये कोशिका जो है ना एक झिल्ली, इसके ऊपर आप एक आवरण देख पा रहे होंगे, अगर आपको विजुअल होगा तो यहाँ आप एक चीज देख पा रहे होंगे, ये झिल्ली आपको दिखाई दे रही होगी। ये जो आपको झिल्ली दिखाई दे रही है ना, इसी के अंदर कोशिकांग पड़े रहते हैं। कोशिकांग का मतलब कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग। और ये किसके अंदर रहेंगे? झिल्ली के अंदर रहेंगे। एक झिल्ली, एक आप ऐसा समझिए एक थैली के अंदर कोशिकांग भरे पड़े रहते हैं। और ये जो झिल्ली है इसको हम लोग कोशिका झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका। चूंकि कोशिका की झिल्ली है तो भैया हम लोग इसको क्या बोल देते हैं? कोशिका झिल्ली। क्या बोल देते हैं? कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। लेकिन अगर आपसे अंग्रेजी में ये कहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिख के दे दे तो आप एकदम से पगला मत जाइएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पर लिखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये क्या है, ये भी कोशिका की झिल्ली ही है। यानी कि अंग्रेजी में हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे और हिंदी में कोशिका झिल्ली बोलेंगे। इसी को कभी कभी वो प्लाज्मा झिल्ली भी कह देता है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। प्लाज्मा झिल्ली भी कौन हो जाएगी, यही रहेगी। क्लियर है सबको? तो प्लाज्मा झिल्ली पूछा, एक बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, जरा बताइए ये जो झिल्ली देख पा रहे हैं आप लोग, ये बनी किससे होती है? तो आप आंसर लिख लीजिए, ये प्रोटीन से बनी होती है। किससे बनी होती है? प्रोटीन से, है ना। प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है हमारी कौन, कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली किससे बनी रहेगी? प्रोटीन से बनी रहेगी। कोशिका झिल्ली किससे बनी रहेगी? प्रोटीन से बनी रहेगी। तो प्रोटीन से बनी इस झिल्ली के अंदर क्या होते हैं ना, कई सारे पदार्थ पड़े रहते हैं, भरे पड़े रहते हैं। तो सर ये बताइए, जो झिल्ली है, आपसे क्वेश्चन पूछता है, ये बताइए ये जो कोशिका झिल्ली है, ये कैसी संरचना है? ये क्या अपने अंदर के पदार्थों को बाहर जाने देगी, या बाहर से अंदर पदार्थ इसमें आएंगे या नहीं आएंगे, या झिल्ली एकदम लॉक रहेगी? तो आप याद रखिए इस चीज को, जी नहीं। ये जो प्लाज्मा झिल्ली है, ये अर्धपारगम्य होती है। सर अर्धपारगम का हमको मतलब कुछ समझ नहीं आया। देखिए मैं लिख देता हूं यहां पर, अर्धपारगम्य। अर्धपारगम्य आप अंग्रेजी में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं सेमी ट्रांसपेरेंट, है ना, सेमी ट्रांसपेरेंट। तो सेमी ट्रांसपेरेंट का मतलब होगा कि ये जो है, सेमी ट्रांसपेरेंट का मतलब कुछ पदार्थों को ही आने देगी अंदर और कुछ पदार्थों को अंदर आने नहीं देगी। तो सेमी ट्रांसपेरेंट का मतलब है, जैसे आपने नाम अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा इस चीज को, कि जैसे कि आपने देखा होगा लाइसोसोम, है ना, जिसको आप लोग आत्महत्या की थैली के नाम से जानते हैं। वो कोशिका से बाहर अपने पदार्थों को, जिसको आप हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहते हैं, वो बाहर छोड़ भी सकता है। जैसे रिक्तिका को हम पढ़ेंगे, रिक्तिका में भी होता है, अंदर पानी आ भी सकता है, बाहर भी दे सकता है ना। तो इस चीज ये कैसी होती है, अर्धपारगम्य होती है। कैसी होती है, अर्धपारगम्य होती है। क्या क्लियर है सभी को? तो ये हमारी जो कोशिका रहेगी, ये जो झिल्ली रहेगी, ये कैसी रहेगी, अर्धपारगम्य रहेगी। कैसी रहेगी, अर्धपारगम्य रहेगी। इसका मतलब है कुछ पदार्थ इसके अंदर आएंगे, कुछ पदार्थ कुछ सीमित मात्रा में ही आ पाएंगे। और इसके अंदर एक चीज अगर आप देख पा रहे होंगे, तो यहां पर कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा। आप जरा इसको नोटिस करिए एक बार। ये जो कोशिका है, इसके अंदर आपको एक चीज दिख रही होगी जो कि केंद्रक है। हम लोग और डिटेल में इनको पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले इनको मैं क्लियर करके चलता हूं। ये जो कोशिका है, इसके अंदर केंद्रक के अलावा ये जो आपने बीच में देखा, अभी जो मैंने अपने निशान लगा के दिखाया था, ये पूरा है केंद्रक। क्या है, केंद्रक है। क्या है, केंद्रक है। ये जो कोशिका के बीचों बीच में पाया जा रहा है, ये क्या कहलाएगा, केंद्रक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, केंद्रक कहलाएगा। इसको अंग्रेजी में हम लोग ये केंद्रक लिखा हुआ है, ठीक है, केंद्रक। अंग्रेजी में हम लोग इसको न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। तो केंद्र को अंग्रेजी में न्यूक्लियस बोलते हैं, और ये इसके बीच में पाया जाएगा। ये आपकी कोशिका झिल्ली है, ये कोशिका है ना, आपको दिख रहा होगा, ये कोशिका के अंदर पाया जाने वाला एक पदार्थ है। ऐसा क्या यही सिर्फ इतना ही पदार्थ होता है? ऐसा नहीं है। कोशिका के अंदर और कई सारे पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे कि कौन कौन से वो, अच्छा इनको हम लोग पदार्थ न बोल करके हम लोग इसको अंग बोलते हैं। यानी कि अंग्रेजी में आप कहना चाहें तो बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स का मतलब है कोशिकांग। हिंदी में इसका मतलब क्या है, कोशिकांग। कोशिका में पाए जाने वाले अंग क्या कहलाएंगे, कोशिकांग कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कोशिकांग कहलाएंगे। कोशिका के अंदर पाए जाने वाला अंग क्या कहलाएंगे, कोशिकांग कहलाएंगे। ठीक है, कौन कौन से पदार्थ पाए जाएंगे उनको हम लोग, पहले तो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए अलग से लिख देता हूँ कि कौन कौन से पदार्थ हैं जिनको हम लोगों को पढ़ना है। तो हमको पढ़ना है, जो सबसे पहले पढ़ना है हम लोगों को केंद्रक को। किसको पढ़ना है, केंद्रक को। सबसे पहले केंद्रक, या इसी को आप न्यूक्लियस भी कहते हैं, न्यूक्लियस। हम लोगों को क्या पढ़ना है, केंद्रक पढ़ना है, जिसको आप न्यूक्लियस कहते हैं। इसके अलावा हम लोगों को क्या पढ़ना है, इसके अलावा हम लोगों को पढ़ना है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पढ़ना है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा हम लोगों को पढ़ना है माइटोकॉन्ड्रिया। और क्या क्या हमें पढ़ना है, इसके अलावा हमको पढ़ना है गाल्जी काय। गाल्जी काय के बाद हमको पढ़ना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि अंतःप्रद्रव्य जालिका। क्या पढ़नी है, अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है, हम लोग अंतःप्रद्रव्य जालिका पढ़ेंगे। इसके बाद जो हमको पढ़ना है
वो है राइबोसोम। क्या पढ़ना है? राइबोसोम। क्या पढ़ना है? राइबोसोम। ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। राइबोसोम, इसके बाद हमको पढ़ना है लाइसोसोम। क्या पढ़ना है? लाइसोसोम। लाइसोसोम आप जानते हैं, इनको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम, लाइसोसोम, लाइसोसोम पढ़ना है। इसके बाद हम लोगों को रिक्तिका पढ़ना है कोशिका के अंतर्गत, रिक्तिका। और रिक्तिका के बाद हम लोग जिस चीज को पढ़ेंगे वो है रिक्तिका। इसके बाद पढ़ेंगे प्लास्टिड। प्लास्टिड का मतलब आप हरित लवक कह सकते हैं, हरित लवक, हरित लवक। और एक चीज यहाँ पर छूट गई है, आप यही नोट कर लीजिए। हरित लवक के अलावा हम लोगों को सिलिया और फ्लैजिला भी पढ़नी है, जिसको आप हिंदी में कसाभ और पश्माभ के नाम से जानते हैं। सिलिया और फ्लैजिला, ठीक है, सिलिया और फ्लैजिला। तो हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है? केंद्रक पढ़ना है। केंद्रक के बाद माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी काय, अंतःप्रद बीजालिका, राइबोसोम, लाइसोसोम और लवक, जिसको आप प्लास्टिड के नाम से जानते हैं। और इसके बाद हम लोगों को कसाभ या फिर पश्मा पढ़ना है, जिसको आप फ्लैजिला और सिलिया के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा कोशिकांग है वो है केंद्रक। क्या है? केंद्रक। तो हम लोग अब यहां से पढ़ेंगे केंद्रक को। केंद्रक, सबसे पहला क्वेश्चन रेज होगा कि केंद्रक खोज किसने की? केंद्रक की खोज किसने की? अच्छा चलो, मैं एक चीज पहले क्लियर कर लेता हूं, पता चले बाद में आप कंफ्यूज ही हो जाएं। तो ये देखिए, ये है कोई कोशिका। ये जो मैं गोल संरचना बनाऊंगा तो याद रखिएगा, गोल संरचना एनिमल की होगी, लेकिन जो चार कोने की कोशिका बनेगी वो होगी प्लांट सेल की। तो हम लोग यहाँ जो पढ़ रहे हैं वो कोशिका किसकी है? वो कोशिका है एनिमल सेल की। किसकी है? एनिमल सेल की। ठीक है, एनिमल जो सेल है वहां इसका जो बीच वाला हिस्सा है ना, यहाँ पर पाई जाएगी। जबकि जो हमारा जो कोशिका प्लांट सेल की है वहां ना तो बीच में ना होकर के कहीं साइड में रहता है केंद्रक हमारा। तो जो कोशिका एनिमल वाली है उस वाली कोशिका में हम लोग बीच में एक चीज, एक संरचना दिखेगी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रक के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं उसको? केंद्रक कहेंगे। केंद्रक को अंग्रेजी में कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। क्या कहेंगे? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की पूछा जाए खोज किसने की? केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की? रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, पूछा जाए रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की कब? तो आप याद रखिएगा 1831, 1831। 1831 में किसने खोज की? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसकी खोज की? केंद्रक की। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, तो आप इतना याद रखेंगे। पूछा जाता है आपसे कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? आप कहते हैं साइटोलॉजी। और तो केंद्रक के अध्ययन को क्या कहेंगे? केंद्रक के अध्ययन को कहेंगे कैरियोलॉजी। क्या कहेंगे? कैरियोलॉजी। कैरियोलॉजी, कैरियोलॉजी। केंद्रक के अध्ययन को क्या कहेंगे? कैरियोलॉजी कहेंगे। क्या कहेंगे? कैरियोलॉजी कहेंगे। और ये जो केंद्रक है, केंद्रक के अंदर कुछ मटेरियल या पदार्थ भरे होते हैं। इसके अंदर एक द्रव भरा होता है। क्या भरा होता है? द्रव भरा रहता है। और इस द्रव को केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। चलिए मैं इसको एक अलग नेक्स्ट पेज पर मैं आपको दिखाई देता हूं। ये है कोशिका के अंदर पाया जाने वाला केंद्रक। ये कोशिका क्या है? यानी कि एक तो इतनी सी छोटी कोशिका, कोशिका के अंदर केंद्रक, और एक बड़ी बात ये कि केंद्रक के भी भीतर एक और केंद्रक होगा, जिसको हम लोग आगे चल करके केंद्रिका के नाम से जानेंगे। क्या जानेंगे? केंद्रिका के नाम से जानेंगे। केंद्रक के अंदर भी एक छोटा सा और केंद्रक होगा, जिसको हम लोग केंद्रिका या न्यूक्लियोलस के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे? न्यूक्लियोलस के नाम से जानेंगे। किसके नाम से? न्यूक्लियोलस के नाम से। केंद्रक के अंदर न्यूक्लियोलस होगा और इसको हम लोग हिंदी में केंद्रिका कहेंगे। ठीक है, तो देखिए ये है हमारी कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के अंदर क्या मिला? केंद्रक मिला। और केंद्रक में मैंने कहा था छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। इनको हिंदी अंग्रेजी में कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियर का मतलब नाभिक, न्यूक्लियर पोर्स का मतलब छेद या गड्ढे। ठीक है, तो न्यूक्लियर पोर्स, ये जो यहाँ पर आप गड्ढे ये देख पा रहे होंगे, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये देखिए, आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिखेगा ये छेद दिख रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, ये जो छिद्र आपको दिख रहे हैं ये वाले छिद्र कहलाएंगे क्या? न्यूक्लियर पोर्स। क्या कहलाएंगे? न्यूक्लियर
पोर्स। न्यूक्लियर पोर्स का मतलब है जो केंद्रक है उसमें पाए जाने वाले गड्ढे। अच्छा एक बात बताओ, ये गड्ढे हैं तो इसका कुछ काम होगा? इसका सीधा सा मतलब है इन गड्ढों से होकर के कोई इंफॉर्मेशन या कोई मटेरियल अंदर या फिर बाहर कोशिका के ही अंदर संचरण कर सकता है। ठीक है, तो केंद्रक के अंदर क्या होगा? केंद्रक के अंदर केंद्रिका होगी, और केंद्रक जो हमारा है, ये मैं आपको वापस लाता हूं वहीं पर, ये है हमारा केंद्रक। आपसे पूछा जाए केंद्रक के अंदर जो द्रव्य भरा होगा उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे केंद्रक द्रव्य। क्या कहेंगे? केंद्रक द्रव्य। अच्छा ये बताइए हमको, केंद्रक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से ही न्यूक्लियोप्लाज्म बना है। क्या बना है? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या? न्यूक्लियोप्लाज्म। आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछता है केंद्रक के अंदर भरे द्रव्य को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे केंद्रक द्रव्य। वो ऑप्शन ही हटा लेगा वहां से। आपसे क्वेश्चन में कह देगा जरा ये बताइए कि जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो क्या है, तो वो भी क्या है? केंद्रक द्रव्य ही है। ठीक है, केंद्रक द्रव्य को या तो वो न्यूक्लियोप्लाज्म कहेगा। कभी कभी एग्जामिनर का दिमाग जो है सटक जाता है, फिर वो क्या करता है, आपके लिए कठिन क्वेश्चन बनाता है और वो पूछ लेता है ये बताइए कि केंद्रक के अध्ययन को क्या कहते हैं? आप कहेंगे सर केरियोलॉजी कहेंगे। क्या कहेंगे? केंद्रक के अध्ययन को क्या कहेंगे? केंद्रक के अध्ययन को कहेंगे केरियोलॉजी। केंद्रक के अध्ययन को क्या कहेंगे? केरियोलॉजी। तो आप यहां लिख लीजिए केरियोलॉजी किसको कहेंगे? केंद्रक का अध्ययन जो होगा वो क्या कहलाएगा? केंद्रक का अध्ययन, केंद्रक का अध्ययन कहलाएगा केरियोलॉजी। क्या कहलाएगा? केरियोलॉजी। केंद्रक का अध्ययन क्या कहलाएगा? केरियोलॉजी। और केरियोलॉजी से ही पूछेगा वो बताइए केरियोप्लाज्म क्या है, और फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप याद रखिएगा केंद्रक के अंदर भरे द्रव्य को क्या कहेंगे? केंद्रक के अंदर भरे द्रव्य को हम लोग या तो कहेंगे केंद्रक द्रव्य, या कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, या कहेंगे केरियोप्लाज्म। क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? केंद्रक के अंदर भरे द्रव्य को क्या कहेंगे? या तो कहेंगे उसको क्या? केंद्रक द्रव्य, या फिर न्यूक्लियर, या उसको कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, या फिर केरियोप्लाज्म कहेंगे। ठीक है, तो केंद्रक के अंदर ये जो द्रव्य भरा होगा ये क्लियर हुआ। आप लोग इसको देख पा रहे होंगे। इसके अंदर ये देखो, ये है केंद्रक। केंद्रक के अंदर भी एक केंद्रिका है। क्या है? केंद्रिका है। क्या है? केंद्रिका है। आपसे क्वेश्चन पूछता है बताइए केंद्रिका की खोज किसने की, तो आप यहाँ लिख लीजिए केंद्रिका की खोज किसने की? फोंटाना ने की। किसने की? फोंटाना नाम के वैज्ञानिक ने। फोंटाना ने। ठीक है, फोंटाना ने किसकी खोज की? केंद्रिका की खोज की। ठीक है, फोंटाना ने किसकी खोज की? फोंटाना ने खोज की केंद्र की। लेकिन केंद्रिका की खोज किसने की? फोंटाना ने खोज की, लेकिन फोंटाना के बाद एक वैज्ञानिक आए जो कि बेईमान थे। उनका नाम है बोमेन। क्या नाम है? बोमेन ने इसको केंद्रिका का नाम दिया। नामकरण किया किसने? बोमेन ने। खोज किसने की? फोंटाना ने। मैं ऐसे बेईमान इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि बोमेन से बेईमान थे एक आदमी, वैज्ञानिक जिन्होंने इसका नाम दिया था। तो हमने क्या क्या पढ़ा? केंद्रक पढ़ा। केंद्रक के अध्ययन को केरियोलॉजी कहेंगे। केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य को क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म, या फिर केरियोप्लाज्म, या फिर आप इसी को केंद्रक द्रव्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, पूछा जाए केंद्रक का काम क्या है? केंद्रक का काम क्या है? तो केंद्रक का जो कार्य है वो है पूरी कोशिका पर नियंत्रण करना। क्या करना? पूरी कोशिका पर नियंत्रण करना। नियंत्रण, पूरी कोशिका पर जो नियंत्रण होगा वो कौन करेगा? केंद्रक करेगा। नियंत्रण करने का काम कौन करेगा? नियंत्रण करने का काम जो है वो करेगा केंद्रक। कौन करेगा? केंद्रक। ठीक है, पूरी कोशिका पर कंट्रोल किसका होगा? केंद्रक का होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग अब अगले क्वेश्चंस जो आएंगे, अभी जो हम लोगों को आगे, हम लोग इसको आगे अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। लेकिन तब तक के लिए आप लोग
आप लोग यहाँ तक अगर आ गए हैं पढ़ते पढ़ते तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अगर क्लास समझ में आ रही है तो आप लोग कमेंट करके बताइए और नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहिए। अपनी जीडी की परीक्षाओं के लिए जो 22 अप्रैल को आपको होनी है, आप उसके लिए एकदम दिलो जान से जुट जाइए। और मेरा भी आपको सबको आशीर्वाद है, आप लोग अच्छा करें, घर वर्दी पहनकर ही लौट के आएँ, ये हम उम्मीद आपसे करेंगे। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार, जय हिंद साथियों।